ओके। तो पिछले सेशन में हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो इंडियन रिवर्स को लेकर के था। थोड़े भाई बाल भी बना ले भाई। अब ठीक। चलिए साहब। तो पिछला टॉपिक में भारत की नदियों से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट हो गया था, तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। तो आई डोंट थिंक कि भाई कोई डाउट रहा होगा, किसी का होगा तो आप अपना डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। मैं जब तक दूसरे बच्चे ऐड नहीं होते तब तक मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि टॉपिक क्या है, या पिछले टॉपिक में हमने लोगों ने पढ़ा क्या था। तो भारत की नदियों को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एक वो नदी है जो हिमालय से निकलती है, एक वो नदी जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है, यानी भारत के दक्षिणी हिस्से से। हिमालय से निकलने वाली नदियों जो हैं उसमें पानी साल भर बना रहता है। ऐसी नदियां बिल्कुल नई नदियां हैं क्योंकि हिमालय बहुत बाद में बना है, और जो प्रायद्वीपीय भारत है वो हिमालय से पुराना है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पाई जाएगी नदी वो पुरानी होगी, और जो यहाँ से निकलेगी नदी वो नई नदियां होंगी। इसमें जो एग्जाम्पल, अच्छा इस साल भर पानी क्यों रहता है, क्योंकि वो सारी की सारी नदियां निकलती कहाँ से, ग्लेशियर से। ये नदी कहाँ से निकलती है या बनती है, ये बारिश से। बारिश होगी तो नदियों में पानी होगा, बारिश नहीं होगी तो नदियों में पानी नहीं होगा। कहानी ये है। और हिमालयन जो नदियां हैं वो उसमें कुछ फेमस एग्जाम्पल्स हैं, और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उसमें कुछ फेमस एग्जाम्पल्स हैं। ये ध्यान रखना है हमें कि जो हिमालयन रिवर्स हैं वो आगे बढ़ने के दौरान विसर्प बनाती है, मेंडर्स बनाती है, और आखिरी में वो हिस्सा अलग होकर के एक गोखुर झील के नाम से अलग हो जाता है। गाय का जो खुर होता है उस जैसे बेसिकली शेप होती है, इसलिए गोखुर झील। देन नदी से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ चीजें की थी कि नदी का एक स्रोत है, नदी आखिर में डेल्टा बनाती है, जिसे डेविस का त्रिकट भी कहते हैं, नदी के तीन फेस को। और तीन फेस को बकायदा सहायक नदी किसे कहते हैं, वितारिका किसे कहते हैं, वगैरह वगैरह। कैचमेंट एरिया क्या होता है, नदी द्रोणी क्या होती है, वो हमने देख लिया था। और लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था कि जो डेल्टा होते हैं, डेल्टा के चार प्रकार होते हैं। वैसे चौथा प्रकार माना नहीं जाता, जिसे हम लोग आर्क्यूट डेल्टा बोलते। ये कहाँ गया, नहीं है। तो बेसिकली डेल्टा है। जब डेल्टा नहीं बनता तो उसे हम लोग वो कहते हैं। इसमें लिखा नहीं था कि हमने लिखा नहीं है। तो डेल्टा के बेसिकली प्रकार देखें, जो फेमस हैं वो आपके सामने: चापाकार, पंजाकार, दंताकार, लोबेट। लोबेट जो है गोदावरी जैसे बनता है। हालांकि एक और डेल्टा होती है जो जिसे हम रियलिटी में डेल्टा नहीं कहते। अब जैसे मान के चलो यहाँ पर क्या नहीं है, अवसाद है ही नहीं, सिर्फ नदी का पानी सीधे समुद्र में आके मिल रहा, तो उसे हम लोग क्या कहते थे, उसे हम लोग एस्चुरी कहते थे, या फिर हिंदी माध्यम इसे ज्वारदन मुख कहते हैं। यानी ऐसी एस्चुरी जहां डेल्टा बनता ही नहीं है। कहानी ये है। तो आप डेल्टा के प्रकार में पांचवा प्रकार भी ऐड कर सकते हैं कि पांच, जैसे कि पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, लोबेट टाइप। और इसमें एक पांचवा भी ऐड कर सकते हैं जिसे हम कहेंगे जवारदन मुख डेल्टा। और इस जवारदन मुख डेल्टा में असली में डेल्टा का निर्माण नहीं होता। यह सिर्फ डेल्टा के एक पांचवें प्रकार में जो आभासी है लेकिन असली में नहीं है, वास्तविक नहीं है। और इसमें आप आंसर करोगे नर्मदा और ताप्ती का। ये कुछ फेमस नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती सर डेल्टा? बेटा क्योंकि इसमें अवसाद होता ही नहीं है, अवसादों का ज्यादा निक्षेप नहीं होता। इसलिए
ये नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। यहां तक हमारी कहानी जो है पिछले सेक्शन में हो गई थी। अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे। बेसिकली आज की जो कहानी हमारी स्टार्ट होगी वो होगी गंगा नदी के साथ। इस गंगा नदी के पैटर्न को हम लोग समझेंगे। तो बेटा ये उत्तराखंड में धाम है और ये उत्तराखंड के अंदर ग्लेशियर्स हैं। इस धाम का नाम है बद्रीनाथ। इस धाम का नाम है केदारनाथ। ये है गंगोत्री और ये है यमुनोत्री। तो गंगोत्री और यमुनोत्री, तो गंगोत्री और यमुनोत्री क्या हैं? ग्लेशियर्स हैं। क्योंकि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय से। हिमालय में कहाँ से? उसके ऊपर कहानी देखेंगे, और ये हिमालय कैसे, ये गंगा कैसे बनती है वो भी देखेंगे। सबसे पहले एक यहाँ पर धाम है, धाम समझते हैं, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। बद्रीनाथ धाम, इस बद्रीनाथ धाम से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा देखिए बलखाती हुई आ रही है। यहां तक छोड़ दीजिए। इस नदी का नाम रखिएगा आप अलकनंदा। लेकिन सर इस अलकनंदा की एक सहायक नदी है जो बलखाते हुए आएगी दूसरे साइड से। ये देखिए, ये आगे साइड आगे मिल गई। इस नदी का नाम है धौली गंगा। धौली गंगा। फिर एक नदी आएगी यहां से, ये सारी उत्तराखंड में ही है। इस नदी का नाम है नंदाकिनी। एक नदी आएगी, इस नदी का नाम है पिंडार। और ये जो केदारनाथ है, इस केदारनाथ से एक नदी निकलेगी, जिसको हम कहते हैं मंदाकिनी। तो आप देखिए अलकनंदा के साथ जो है पांच, पांच नहीं, चार, चार नदियां जो हैं यहां पे आकर के मिल रही। अब यहां पर गंगोत्री है। गंगोत्री में ग्लेशियर्स है, मतलब एक पॉइंट है बेसिकली जिसका नाम है गोमुख। गंगोत्री में गोमुख नाम की एक जगह, या कह लीजिए गंगोत्री ग्लेशियर में गोमुख नाम की जगह से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग नाम दे देते हैं गंगा। ये देखिए दोनों नदियां एक जगह आकर के मर्ज हो गई। दोनों नदियां कौन सी? अलकनंदा भी और गंगा, गंगोत्री भी। अब जहां मर्ज हो रही है वहां पॉइंट्स बनाइए। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट,
ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट और ये पांचवा पॉइंट। तो बेसिकली 5 यहाँ पर संगम हो गए। संगम मतलब जहां नदियां मिल रही हैं, जिसमें पहला पॉइंट जो है फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन, जिसमें फर्स्ट जो है उसे हम लोग कहते हैं विष्णु प्रयाग। जो सेकंड नंबर है उसे हम कहते हैं नंद प्रयाग। जो थर्ड नंबर है उसे कहते हैं कर्ण प्रयाग। जो फोर्थ नंबर है उसे हम कहते हैं रुद्र प्रयाग। और जो पांचवें नंबर पे है उसे हम कहते हैं देव प्रयाग। तो अगर आपसे सवाल यह आ जाए कि जहां देव प्रयाग में किन दो नदियों का मिलन स्थल है, विष्णु प्रयाग में किस दो नदियों का मिलन स्थल है, कर्ण प्रयाग में किन दो नदियों का मिलन स्थल है, वो मिलन स्थल आपको इस तरह से निकालना है। अलकनंदा के साथ जब धौली गंगा मिलेगी, अब ध्यान रखना है विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं। विष्णु प्रयाग के अंदर सर विष्णु प्रयाग में 2 नदी मिल रही है, जिसमें एक नदी अलकनंदा। तो ध्यान रखना है कि अलकनंदा हर जगह सेम चलेगी। अलकनंदा का, इसको थोड़ा साइड कर देता है, ये अलकनंदा है। सारी नदियों के साथ अलकनंदा कॉमन होगी, पांचों, मतलब जहां जहां प्रयाग आपको दिख रहे हैं सबके साथ अलकनंदा कॉमन दिखनी ही दिखनी है। और जब अलकनंदा के साथ आप धौली गंगा ऐड कर दो तो वो जो जगह हो जाएगी वो विष्णु प्रयाग हो जाएगी। अलकनंदा के साथ जब नंदाकिनी ऐड कर दो तो नंद प्रयाग। पिंडार नदी के साथ अलकनंदा को ऐड कर दो, कर्ण प्रयाग। मंदाकिनी को अलकनंदा के साथ ऐड कर दो, रुद्र प्रयाग। और जो गंगा नदी है, शुरू में वो गंगा के नाम से आगे नहीं बढ़ती। शुरुआती दौर में उसका जो नाम होता है वो होता है भागीरथी। ये नदी अभी भागीरथी है। ये नदी हुई है। गंगा कब होगी? जब भागीरथी नदी अलकनंदा से जाकर के मिल जाएगी। भागीरथी प्लस अलकनंदा मिली कहाँ? देवप्रयाग पे। उसका मतलब है कि यहां से ये एक नदी किस नाम से आगे बढ़ रही है? वो गंगा के नाम से आगे बढ़ रही है। ये है गंगा। कहानी समझ में आई यहां तक? अब यहां देखना बेटा, यहां से लेकर के यहां तक ये नदी अलकनंदा ही है। बोलो हाँ या ना? जी। सर ऐसा क्यों हुआ? अलग सारी नदियां मिली लेकिन फिर भी अलकनंदा क्यों बनी? क्योंकि बेटा कंसेप्ट समझो इसको, जब नदी बड़ी होती है और छोटी नदी जाके मिल जाए तो इस नदी का नाम बदलेगा नहीं। लेकिन जब दो बराबर नदियां, जिसमें पानी वगैरह बिल्कुल बराबर है, लेंथ वगैरह बराबर, जो जब दो बराबर लेंथ की रिवर्स एक दूसरे के साथ मर्ज होती है तो उसके बाद इसका नाम बदल जाएगा, क्योंकि दोनों नदियों की जो लेंथ वगैरह है वो लगभग लगभग क्या है, सेम है। उसमें पानी का जो वॉल्यूम है लगभग सेम है। इसलिए जब दोनों मिलेंगे तो एक तीसरे नाम से आगे बढ़ेगी। इसलिए भागीरथी और देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा, जब दोनों नदी मिली, इन दोनों का पानी का वॉल्यूम सेम है, इसलिए आप देखोगे आगे जो बढ़ी तो ये तीसरे नाम से आगे बढ़ रही है, दैट इज गंगा। यहां तक किसी को डाउट बच्चे?
चलो किसी का डाउट नहीं, बढ़ते हैं आगे। तो यहां तक गंगा है। और देखिए यहाँ पर एक हिस्सा है जिसको हम लोग कहते हैं हरिद्वार। हरिद्वार से पहले पहले तो ये रहती है पहाड़ों में, गंगा जो है पहाड़ों में रहेगी। लेकिन हरिद्वार से आगे जैसे आप चलोगे तो ये आ जाएगी मैदानों में। सॉरी, ये जाएगी मैदान। एक सवाल पूछा गया था, मुझे नहीं पता कि कहाँ ये सवाल पूछा गया था, बट मुझे कहीं याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि गंगा नदी जो है वो ऊपर से आ रही है नीचे, लेकिन फिर हरिद्वार के साइड से ये पूरब की तरफ क्यों चली जाती है, मतलब वो नीचे क्यों नहीं आ पाती, वो हरियाणा के साइड क्यों नहीं आ पाती। तो आपने यहाँ पर आंसर ये देना है कि सर जो अंबाला का जो क्षेत्र होता है, जैसे कि नदी गंगा आ रही है, पहाड़ है तो पहाड़ से तो नीचे आ रही है, जाना उसको साउथ की तरफ है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो अंबाला का क्षेत्र होता है, अंबाला का पूरा रीजन, ये दरअसल ऊपर खड़ा हुआ है ऐसे। आप देखोगे ये नीचे नहीं है, इसका स्लोप ऐसे है अंबाला क्षेत्र का। तो इस स्लोप की वजह से ही आप देखोगे नदी यहाँ से टर्न कर जाती है। तो यही वजह है कि नदी वहां चली गई, जाना उसे नीचे की तरफ था, अंबाला के क्षेत्र के उच्चावच की वजह से, अंबाला क्षेत्र के ऊपर होने की वजह से नदी पूर्व की तरफ टर्न कर जाती है। तो सारी कहानी यहाँ करके खत्म हो जाती है। ठीक है, ध्यान नहीं आ रहा कहीं किसी एग्जाम में आया था, और आज तक मैंने अपनी लाइफ में एक ही बार ये क्वेश्चन एनकाउंटर किया है। बढ़ो आगे, मैदानों वाली कहानी जो है यहाँ तक हो गई। यमुनोत्री से बेटा एक नदी निकलती है। यहां पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बंदर पूंछ, मतलब यमुनोत्री के पास बंदर पूंछ नाम की जगह है, वहां से नदी निकलती है, इसको हम लोग यमुना के नाम से जानते हैं। राजस्थान के हिस्से में कई नदियों को अपने साथ लेकर के बढ़ती है, और ये नदी एक जगह जाकर के किससे मर्ज हो जाती है, मर्ज हो जाती है यमुना गंगा से। जहां ये मर्ज होती है उस जगह को हम लोग कहते हैं प्रयागराज, या इलाहाबाद पहले का, आज का प्रयागराज। और जहां ये नदी मिलती है उस जगह को हम कहते हैं संगम। तो बकायदा बहुत फेमस संगम है ये। कभी माना जाता था कि गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदियां जो हैं यहाँ पर आकर के मर्ज हो रही है, तीनों नदियां। लेकिन सरस्वती अब है नहीं, समय के साथ हमें पता चला कि सरस्वती है नहीं, तो सिर्फ आज संगम में दो ही नदियां रही, इधर से गंगा और उधर से यमुना। दिस वन। अब जब गंगा हरिद्वार से नीचे मैदानों में जाती है तो अलग अलग राज्यों से होकर के जाएगी, इसको ऐसे ले लेते हैं। तो ये उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल। ये बांग्लादेश।
यहां तक ले आओ। इसमें गंगा नदी का सबसे ज्यादा नेटवर्क जो होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश के बाद वेस्ट बंगाल में, उसके बाद बिहार में, और सबसे कम नेटवर्क जहां से ये नदी निकलती है उत्तराखंड, वहां पर इसका बहाव बहुत कम होता है, मतलब लंबाई उसकी बहुत कम है। सबसे ज्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर बिहार में और फिर उत्तराखंड में। सबसे छोटा नेटवर्क है। ये नदी गंगा कब बनती है? जब देवप्रयाग में उत्तराखंड में अलकनंदा के साथ मिलती है, गंगा के नाम से आगे बढ़ती है और हरिद्वार तक वो मैदान पहाड़ों में होती है। हरिद्वार से आगे वो मैदानों में आ जाती है। तो मैदानों में वहां से आगे बढ़ेगी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से बिहार, वेस्ट बंगाल। इस नदी के ऊपर बहुत ही फेमस शहर है, जिसमें बनारस एक बहुत फेमस शहर है। इस नदी के ऊपर हरिद्वार बहुत फेमस शहर है। इस नदी के ऊपर कानपुर बहुत फेमस शहर है। इस नदी के ऊपर बिहार का पटना है। इस नदी के ऊपर भागलपुर है बिहार का। ये कुछ फेमस शहर हैं जो इस गंगा नदी के किनारे आते हैं। भागलपुर बहुत जरूरी है क्योंकि ना बहुत कम लोग जानते हैं कि भागलपुर एक शहर है बिहार का, जो सिल्क सिटी है बकायदा। बिहार की सिल्क सिटी के नाम से जाने जाती है, तो काफी फेमस है वो। यूपीएससी में मुझे याद है कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन में सवाल पूछा गया था कि इनमें से किस शहर के किनारे से गंगा नदी होकर के नहीं जाती, या किस शहर से होकर के नहीं जाती। तो बहुत कम लोगों को इस चीज का ज्ञान था, तो इसलिए वो भागलपुर को ऑप्शन नहीं कर पाए थे। तो भागलपुर भी एक शहर है, लिखूंगा नहीं, बट वो आप अपने नोट्स बनाएंगे तो उसमें लिख लेना। अब ये जो नदी है, देखो यहां तक वो गंगा के नाम से आ रही है, बट होता क्या है, वेस्ट बंगाल में यहां से बेटा नदी ने पानी अपना अलग कर लिया। तो जब नदी ने, मुख्य नदी से जब दूसरी नदी ने पानी अलग किया, तो हम उसको क्या कहते हैं? वितारिका। तो आप कहेंगे कि सर सबसे पहले तो यहाँ पर इस नदी का नाम होता है भागीरथी, यानी जो नदी का शुरू नाम था वही नाम यहाँ पर आ जाता है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। नीचे की तरफ जब हम आएंगे कलकत्ता की साइड में, तो वहां पर सर इस नदी का नाम हो जाता है हुगली। तो यानी है ये गंगा का पानी, लेकिन अलग हुआ तो भागीरथी के नाम से, और कलकत्ता के साइड तक पहुंचते पहुंचते नदी हो जाती है हुगली। और हावड़ा और कलकत्ता दो फेमस शहर हैं वेस्ट बंगाल के, उन दोनों के बीच में एक ब्रिज है जिसे हावड़ा ब्रिज कहते हैं। वो हावड़ा ब्रिज के नीचे से जो नदी जा रही है उसी को हम लोग हुगली कहते हैं। और आखिरी में बंगाल की खाड़ी में ये नदी जो है जाके मर्ज हो जाती है, और मर्ज होने से पहले ये डेल्टा बनाती है। जो नदी गंगा थी, जो आगे बढ़ने के साथ वो किस में एंट्री लिया? उसने एंट्री लिया सीधे बांग्लादेश में। बांग्लादेश में सर इस नदी का जो नाम है वो पद्मा हो जाता है। ये फिर ये पद्मा के नाम से जाने जाती है। ठीक है साहब, ये नदी होगी यहां पर पद्मा। इसको यहीं छोड़ दो कई को, वो इसलिए क्योंकि हमें अब दूसरे पॉइंट पे जाना है। गॉर्ज क्या होता है, फिलहाल मैं आपको यही समझा दूं कि जैसे ये पहाड़ है बेटा, पहाड़ के सामने नदी आ गई। अब नदी ने क्या किया, इस पहाड़ को काट दिया। काट करके जो है, मतलब पहाड़ों को काट करके बहुत नीचे चली गई। पहले नदी पहाड़ों में यहाँ थी, कटाव होते 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 वो नदी काफी नीचे चली गई है, तो उसको कहते हैं गॉर्ज। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज बनेगा, दैट इज दिबांग गॉर्ज। लेकिन उससे पहले ये सारा का सारा क्षेत्र क्या है? तिब्बत का क्षेत्र है। तो यहाँ पर एक क्षेत्र है सर जिसे हम तिब्बत बोलते हैं। तिब्बत का जो पूर्वी साइड है, कैलाश मानसरोवर याद रख लेना, कैलाश मानसरोवर की यात्रा काफी फेमस है, तो वहां से मैं वहीं की बात कह रहा हूँ। तो उसके पूर्व के साइड में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चिमा युंगडुंग ग्लेशियर।
इस चिमायुंगनुंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, उसका नाम है यारलुंग सांगपो। नदी का नाम है यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो का मतलब होता है साफ पानी, प्योर वाटर। तो देखिए यहां से एक नदी निकलेगी जिसको हम लोग यारलुंग सांगपो के नाम से जानेंगे, बहती हुई आ रही है और यहाँ पर दिबांग गौर से वो एंट्री ले जाती है। जैसे ही उस नदी ने एंट्री लिया, उस जहां से एंट्री लिया, कहां से, दिबांग से, दिबांग से एंट्री लेते ही इसका नाम जो है वो दिबांग हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जिस गौर से ये एंट्री लेती है उस गौर के नाम पे इसका नाम हो जाता है दिबांग। तो ये दिबांग बन गई। दिबांग के नाम से आगे बढ़ेगी, इसमें दूसरी जो नदियां जो इसकी सहायक नदियां हैं वो आकर के मर्ज होएंगी। तो असम में ये नदी क्या बन जाएगी, ब्रह्मपुत्र। असम में इसी नदी के ऊपर यहां पर एक डेल्टा बना, एक मिनट यार, इस डेल्टा का नाम है माजुली डेल्टा, सॉरी माजुली द्वीप, नॉट डेल्टा, माजुली द्वीप। द्वीप मतलब जिसके चारों ओर से पानी। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इस ब्रह्मपुत्र नदी का पानी जो है वो इस तरह से फैला हुआ है। तो बकायदा ये डेल्टा बीच में आता है, इसलिए सॉरी डेल्टा कह रहा हूँ, द्वीप, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप की क्या खासियत है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप के नाम से जानी जाती है माजुली द्वीप। कहाँ है, असम में। किस नदी पे है, ब्रह्मपुत्र पे। ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ रही है, बढ़ने के साथ ही इसने कहाँ एंट्री लिया, एंट्री लिया इसने सर बांग्लादेश में। यानी ये नदी जो है फ्लो होते हुए यहां से आ रही है और इसने नदी ने एंट्री लिया बांग्लादेश में। बांग्लादेश में एंट्री लिया। होता क्या है कि ये जो सिक्किम का साइड है, इस सिक्किम साइड से एक नदी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ये है सिक्किम। इस सिक्किम से एक नदी आएगी जिसका नाम है तिस्ता। तिस्ता, ये तिस्ता नदी बांग्लादेश में एंट्री लेगी। एंट्री लेने के साथ तिस्ता और ब्रह्मपुत्र दोनों हो जाती है मर्ज। मर्ज होते ही यहाँ पर आप देखोगे एक तीसरे नाम से आगे बढ़ेगी, उस नदी का नाम हो जाता है जमुना। ये होगी जमुना, ठीक है, यमुना नहीं, जमुना। इसका मतलब तिस्ता नदी ने जैसे ही मर्ज मारा, यहां से नाम हो गया इसका जमुना। अब ये जमुना के नाम से आगे बढ़ेगी, ये लो जी, जमुना के नाम से आगे बढ़ेगी। और एक दौर आएगा जब जमुना और गंगा या पद्मा दोनों मर्ज हो जाएंगे। जैसे ही मर्ज हुई, आप देखेंगे यहां से ये पद्मा के नाम से ही आगे बढ़ेगी। ब्रह्मपुत्र जमुना के नाम से गंगा में यानी पद्मा में मर्ज होगी, पद्मा के नाम से आगे बढ़ी। रुको, अभी अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। होता क्या है, यहां पर एक राज्य है जिसका नाम है मणिपुर। मणिपुर, इस मणिपुर से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग जानते हैं बराक नदी के नाम से। यहां से एक नदी निकलेगी, नदी का नाम होगा बराक। कहां से निकलती है, मणिपुर से, बराक नदी। बराक नदी मणिपुर से आगे जाती है, असम में घुसेगी। असम से जैसे ही आगे बढ़ेगी, आप देखेंगे उसका नाम जो है बराक था। बराक से आप जैसे बढ़ोगे उसके बाद उसका नाम हो जाता है मेघना। ये नदी मेघना के नाम से एंट्री लेगी और मेघना के नाम से आगे बढ़ रही है। इसी मेघना में तो पद्मा है, वो आकर के मर्ज हो गई। ये देखो, अब इसके बाद ये मेघना के नाम से ही आगे जाएगी। ये नदी मेघना के नाम से आगे जा रही है और फिर मेघना अल्टीमेटली कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ। और आप देखेंगे इन नदियों का जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, जमुना, इसका तीस्ता, ना जाने कितने नदियों का पानी यहाँ आ रहा है। और इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा कि सर इस पूरे क्षेत्र में
डेल्टा का निर्माण होगा। तो बताइए, गंगा नदी ब्रह्म बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले किस नाम से जानी जाती है? वो मेघना के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पर आपको डेल्टाइक क्षेत्र देखने को मिलेंगे, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टाइक क्षेत्र है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। और सुंदरवन डेल्टा जो गंगा ब्रह्मपुत्र की, मतलब बड़ी नदियां कौन सी हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र ना, इसलिए गंगा ब्रह्मपुत्र बोल देते हैं। सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम पे बना है। और जो डेल्टा का निर्माण हुआ है वो कैसा निर्माण हुआ है? देखिए, चाप जैसा, इसलिए गंगा ब्रह्मपुत्र पे जो डेल्टा निर्माण हुआ है वो आर्क्यूट डेल्टा है। यहां तक की कहानी खत्म। खत्म। गंगा की बात कर रहे थे, गंगा को लेकर के आए भागीरथी हुगली के नाम से इसको अवितारिका अलग करो। ये वेस्ट बंगाल के कलकत्ता साइड में आ रही है। मेन नदी गंगा आगे बढ़ रही है, बांग्लादेश में एंट्री लेते ही पद्मा हो जाती है। पद्मा के साथ नदी एंट्री करेगी जमुना। जमुना क्या है? एक्चुअली है ये ब्रह्मपुत्र, लेकिन ब्रह्मपुत्र से जब तिस्ता मिलती है, जो कि सिक्किम से आती है, वो मर्ज होएगी, तब वो जमुना बनेगी। जमुना के नाम से वो पद्मा में मर्ज होएगी। जमुना कहाँ से आई? असम में ये सर ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र से पहले ये दिबांग है, दिबांग से पहले ये यारलुंग सांगपो है। तो अलग अलग जगह पे इसके नाम अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद पद्मा के नाम से ये आगे बढ़ी। मणिपुर से एक नदी आ रही है जिसको हम बराक नदी कहते हैं। बांग्लादेश में एंट्री लेते ही उसका नाम मेघना हो जाता है, और मेघना के नाम से ही वो आगे बढ़ती है। मेघना में ही पद्मा मिलती है, और फिर आखिरी में वो मेघना के नाम से आगे बढ़ करके बंगाल की खाड़ी में अपना पानी डालती है। यहाँ तक बेटा कहानी क्लियर? किसी को डाउट है तो बताओ।
चले बढ़ते हैं आगे। भैया डाउट डूट किसी का आता नहीं, देख लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे। बढ़ो आगे। मेन है आपकी गंगा नदी। अब गंगा की भैया सहायक नदियों पे भी बात कर लेते हैं। ये चली गई बांग्लादेश, ये आ गई है ऊपर से। अब इसकी सहायक नदियां, सर सबसे पहले एक नदी है जिसका नाम है रामगंगा। रामगंगा, रामगंगा एंट्री ले गई। रामगंगा के बाद जो है लखनऊ के पास, ये उत्तराखंड में, लखनऊ के पास एक नदी होगी जिसको हम कहते हैं गोमती। गोमती ने एंट्री ले ली। तो किसके बीच में एक नदी और है जिसको आप लोग शारदा, काली के नाम से जानोगे। नेपाल में काली, भारत में शारदा। गोमती हो गई। गोमती के बाद बिहार में चले जाओ, घग्गर हो गई। घग्गर के बाद गंडक हो गई। गंडक के बाद कोसी हो गई, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। और फिर वेस्ट बंगाल में महानंदा हो गई। ये कुछ फेमस नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदियां। एक चीज उसी तरीके से एक सहायक नदी आपको मिलेगी यहां से, रामगंगा और गोमती के बीच से, जिसे आप लोग कहते हैं यमुना। उसके बाद घग्गर और गंडक के बीच एक नदी यहां पर आएगी जिसको आप लोग कहते हैं और फिर यहां से वेस्ट बंगाल से जो वितारिका अलग हुई थी भागीरथी के नाम से और हुगली के नाम से, यहां पर एक नदी जाएगी दामोदर। तो ये सहायक नदी हो जाएंगी किसकी? गंगा की। सहायक नदियां। चलिए साहब, इसको बनाइए, इसके नोट्स बनाइए। सहायक नदियों का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, ये ध्यान रख लेना कि मैंने रैंडम कुछ भी नहीं बनाया, बकायदा कौन सी सहायक नदी किससे मिल रही है और किस पॉइंट पे मिल रही है। यानी पूरब से जब पश्चिम की तरफ जा रहे हो, पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहे हो, ध्यान रख लेना ये ऑर्डर सेम रहेगा। इसलिए इसमें कुछ भी ऊपर नीचे वाली कहानी नहीं।
चलिए, तो अगर गंगा की सहायक नदी है तो डियर जी फिर ब्रह्मपुत्र की भी सहायक नदी होगी। अब ब्रह्मपुत्र की भी बात कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का कॉम्बिनेशन कैसा था? ऐसा था, अरुणाचल प्रदेश से वो नीचे आई, नीचे आई, और ये बांग्लादेश में। तो जब तक ये तिब्बत में है तब तक अपने को इस पे बात नहीं करनी, और जब ये बांग्लादेश में है तब भी अपने को बात नहीं करनी। ये हो गया इसका इंडिया का स्ट्रक्चर। भूटान, सिक्किम, और ये हो गए इंडिया के अंदर नदी। तो इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले इस नेटवर्क में आपको ऊपर की तरफ से जो नदी दिखेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुबनसिरी। देखो इसकी सहायक नदी है सुबनसिरी। इसको शायद थोड़ा नीचे कर दिया हमने, इसको ऊपर करना चाहिए था। यहाँ पे ठीक। धनसिरी, सुबनसिरी, मानस, लोहित, एक मिनट सॉरी, लोहित, मानस, जल ढाका, रायडक। ढाका रायडक, आप थोड़ा देखो नाम थोड़े से अजीबोगरीब दिखेंगे आपको। जल ढाका रायमोर, फिर एक है इसकी कामेंग रिवर है, इसके बाद एक नदी है आपकी कपिली। कामेंग, कामेंग को लेके आओ ऊपर से, कामेंग, और फिर है कपिली। ये लो साहब, तो इनकी लिस्ट बनाओगे तो ये जो है सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की, जलढाका, रायडक, मानस, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, कपिली, लोहित। दीज आर दी फेमस ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो मैंने आप लोगों को गंगा नदी, गंगा के साथ ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र,
तो जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है लगभग इसकी जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है, और वहीं पे जो गंगा नदी है इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र पे और इंडिया पे, ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर के इंडिया और चाइना के अंदर कन्फ्लिक्ट्स है। चाइना कहता है कि भैया हमारा, भारत कहता है हमारा, चलते ही रहते कन्फ्लिक्ट। तो ब्रह्मपुत्र ने क्या किया, इंडिया को थोड़ा सा सबक सिखाने के लिए, या ये कह लीजिए कल को अगर जरूरत पड़ी तो इंडिया की नकेल कसी जा सके, इसलिए उसने तिब्बत के रीजन्स में एक बांध बनाया। उस बांध का नाम है जांगमू बांध। जांगमू बांध ये कहाँ है, तिब्बत नदी पे है। कहाँ है, तिब्बत, सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी पे, तिब्बत में। तो क्यों बनाया है, ताकि कल को इंडिया के साथ किसी तरह की कन्फ्लिक्ट हो तो हम इस पानी के बहाव को रोक करके चाइना की तरफ मोड़ सकें, या उसको बहाव को मोड़ करके चाइना की तरफ ले जाएं, रोके ना, मोड़ दें। तो इंडिया को पानी जो है वो बहुत कम मिलेगा। तो आपको भी पता है कि पानी की ही सारी कहानी है भविष्य की। उसके बाद इनकी हम लोगों ने सहायक नदियां देखी डियर जी। सहायक नदियां में गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी है, और उसमें ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी है। बकायदा ये जो रामगंगा है, इस रामगंगा जो बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो राष्ट्रीय पार्क के बीच से जो नदी होकर के आती है वो ये रामगंगा ही है। और जब दामोदर की बात करोगे तो आप ये कहोगे कि सर जो दामोदर है ये भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। इसमें प्रदूषण इतना ज्यादा है कि बकायदा इस नदी को हम बायोलॉजिकल डिजर्ट्स भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल डिजर्ट्स यानी जहां पर वनस्पतियां ना पनप, वनस्पति कह रहा हूं जहां पर जो पानी के जो जीव है वो ना पनप पाए, बायोलॉजिकल डिजर्ट। क्यों, क्योंकि है ना दामोदर नदी जिस इंडस्ट्रियल बेल्ट से होकर के आती है, जिस औद्योगिक क्षेत्र से होकर के आती है, वहां पर अलग अलग नदियां जो हैं, सो या ये कह लीजिए अलग अलग इंडस्ट्रियल रीजन जो है अपना कचरा सारा इस नदी में ही डालते हैं, इसलिए यह नदी सबसे प्रदूषित है। और इसमें इतना ज्यादा प्रदूषण है कि बकायदा इसमें कोई जीव जिंदा ना है, मतलब ना के बराबर है, इसलिए बायोलॉजिकल डिजर्ट्स सबसे प्रदूषित है ये। अब डियर जी यमुना है तो यमुना की भी कुछ सहायक नदियों पे बात कर लेते हैं। यमुना की भी सहायक नदियां हैं। यमुना के सहायक नदियों में एक है केन, एक है बेतवा, और एक बहुत ही फेमस है जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा, चंबल। तो ये तीनों नदियां जो हैं आखिरी में यमुना से आकर के मिलती। तो थ्री रिवर्स इज द बेसिकली ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। ठीक है, और तो क्या ही करना है अपने को, और तो ज्यादा समझना नहीं है। या ये कह सकते इसमें 2 पॉइंट और ऐड कर सकते, कोसी तो सर बिहार का शौक मानी जाती है, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, और एग्जामिनर ने ये पूछना भी नहीं है। मतलब भूल जाओ कि एग्जामिनर अब ये सवाल करेगा, सबको पता है यार शौक, शौक मतलब सर ग्रीफ, दुख दर्द, क्योंकि बाढ़ बहुत ज्यादा लेके आती है। उसी तरह से जिस तरह से बिहार का शौक कहलाती है, उसी तरह से पश्चिम बंगाल का शौक कहलाती है दामोदर। तो जो कुकर्म कोसी करती है बिहार के लिए, वही कांड करती है दामोदर वेस्ट बंगाल के लिए। तो ये हो गई हमारी 2 नदियां। उसके बाद ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में ये है, जिसमें जो मानस है, बकायदा इस मानस के पास आपको एक राष्ट्रीय पार्क दिखेगा जिसको हम लोग मानस राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। और इस मानस राष्ट्रीय पार्क के साथ जिसे काजीरंगा नेशनल पार्क भी कह सकते हैं। काजीरंगा जो है, काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर से जो नदी जाती है उसे मानस नदी ही कहते हैं। तो मानस के नाम से मानस राष्ट्रीय पार्क कह लो, काजीरंगा नेशनल पार्क कह लो। वन हॉर्न राइनो, एक सिंग का राइनो जो है, या एक सिंग का जो गेंडा है, उसके लिए काफी फेमस है ये रीजन।
तो डियर जी यहाँ तक की कहानी हम लोग खत्म करते हैं। तो हमने यहाँ पर दो नदियां पढ़ ली, गंगा है, ब्रह्मपुत्र। अब एक बहुत फेमस नदी आएगी जिसको हम लोग ये सिंधु के नाम से जानेंगे। ध्यान रख लीजिए, ब्रह्मपुत्र एक मेल रिवर है, सिंधु भी एक मेल रिवर है। चलिए फटाफट अपने नोट्स बनाइए, चलते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून डियर रवि वर्मा जी। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले मैं एक स्लाइड डाउनलोड करता हूँ। कनेक्टेड ब्राउज़र।
ये लीजिए साहब। अब हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा सिंधु नदी घाट, सिंधु नदी तंत्र से। आवाज आ रही है? हाँ ठीक। सिंधु नदी तंत्र से। सिंधु नदी तंत्र में इसकी जो कुल लंबाई है वो लगभग 2880 किलोमीटर है। आप देखिएगा, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सवाल ये है, भारत में सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, दोनों में आंसर सेम नहीं होगा, दोनों का आंसर अलग अलग होगा, ध्यान रखना है। एक है भारत की सबसे लंबी नदी और एक है भारत में सबसे लंबी नदी, दोनों के आंसर बेटा अलग अलग होंगे। भारत में तीनों नदियां हैं, सिंधु भी है, गंगा भी, ब्रह्मपुत्र। तो भारत में सबसे लंबी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र हो जाएगी, क्योंकि तीनों ही भारत में आ रही हैं। लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी में फिर आपको जाना पड़ेगा गंगा पे। तो इसलिए ध्यान रखना, एग्जामिनर इन सब से बड़ा खेलता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो जब हम कहेंगे इन इंडिया ब्रह्मपुत्र, आप कहेंगे ऑफ इंडिया गंगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। बढ़ो आगे सिंधु नदी पे। जिस तरह से गंगा नदी का नाम शुरू में गंगा नदी नहीं है, भगीरथी है, उसी तरह से ब्रह्मपुत्र का नाम शुरू में ब्रह्मपुत्र नहीं है, यारलुंग सांगपो है। तो बेटा सिंधु का नाम भी कैसे सिंधु हो सकता है? नीलम रानी जी, हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पे आपको कैलाश पर्वत दिख रहा है, जो कि बेसिकली तिब्बत का क्षेत्र है। बोलो हाँ। इस तिब्बत के क्षेत्र में वेस्ट में जब जाओगे तो यहाँ पर एक ग्लेशियर है, पहाड़ दिख ही रहे हैं, ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम है बोखरचू, बोखरचू ग्लेशियर। तो गंगोत्री से गंगा, यमुनोत्री से बंदरपुंछ से यमुना, चिमायुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र या यारलुंग सांगपो, और बोखरचू ग्लेशियर से सिंधु। अच्छा, सिंधु का नाम शुरू में सिंधु नहीं होगा, ब्रह्मपुत्र शुरू में ब्रह्मपुत्र नहीं थी, गंगा शुरू में गंगा नहीं थी, उसी तरह से सिंधु शुरू में सिंधु नहीं रहेगी, इसका नाम हो जाएगा सिंघी खंबान। मतलब शेर, खंबान, खंबान मतलब माउथ, चेहरा। तो शेर के चेहरे जैसी आकृति है जहां से ये नदी निकलती है, इसलिए इस नदी का नाम पड़ जाता है सिंगी खंबान। तो इसको तिब्बत में सिंगी खंबान के नाम से जानते हैं। अब ये नदी जो है बढ़ते हुए आगे आ रही है, जैसे ही डैम चौक, बेसिकली यहाँ एक जगह है डैम चौक, इस डैम चौक के पास जैसे ही ये एंट्री लेती है, नदी हो जाती है ये सिंधु। ठीक है, सिंधु के नाम से ये जब ये नदी आगे बढ़ेगी तो देखिए उत्तर की तरफ बढ़ती जा रही है, और लास्ट पॉइंट है गिलगित। ये गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र है। तो गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र लास्ट पॉइंट है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का। उसके बाद आप देखेंगे ये नदी इस रीजन से, गिलगित बाल्टिस्तान से आगे जब जाएगी तो ये जाएगी पाकिस्तान में, और फिर पाकिस्तान से होते हुए ये नदी जो है कहाँ जा रही है, अरब सागर में जाकर के डेल्टा बना लेती है। चलो, यहां तक कहानी क्लियर हो गई। अब सर, अगर मैं देखूं तो
यहां पर आपको एक पर्वत दिख रहे हैं जिसको हम कहते हैं कराकोरम। यहां पर आपको पर्वत दिख रहे हैं जिसको हम कहते हैं लद्दाख। लद्दाख पर्वत और कराकोरम पर्वत, इन दोनों पर्वतों के पर्वत रेंज के बीच से होकर के जो नदी जा रही है उसका नाम है सिंधु। बोलो हाँ या ना? यस। अब इस सिंधु की कुछ सहायक नदियां हैं, जिसमें एक सहायक नदियां यहाँ सियाचिन ग्लेशियर यहाँ दिख रहा है आपको, इस सियाचिन ग्लेशियर के पास से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है श्योक। ये देखो, ये है श्योक। ये श्योक नदी लेह के उत्तर की तरफ आ रही है और इस तरीके से वो मर्ज हो जाती है किसमें? सिंधु में। इसका मतलब श्योक सहायक नदी होगी किसकी? सिंधु की। इस श्योक नदी में एक नदी ऐड हो रही है डियर जी जिसका नाम है नुब्रा। इस नदी का नाम है नुब्रा, नुब्रा वैली, बहुत फेमस वैली है। तो नुब्रा नदी हो गई और जिस नदी में मर्ज हो रही है उसका नाम है श्योक। बकायदा नुब्रा घाटी बड़ी फेमस है, मानसरोवर से निकलती है ब्रह्मपुत्र, मानसरोवर के पूर्व से निकलती है डियर ब्रह्मपुत्र, और एग्जैक्टली सीमायुनुंग ग्लेशियर से। ओके। उसके बाद इस नदी के अंदर आप देखोगे तो एक नदी और ऐड हो रही है, नीचू की तरफ से जा रही है जिसका नाम है सुरु। यहाँ पे यह है नदी सुरु, इसको छोड़ते हैं। उसके बाद यहाँ एक नदी ऐड हो रही है जिसका नाम है जास्कर। जास्कर की श्रेणी दिख रही है आपको यहाँ पे, इस जास्कर श्रेणी से ये नदी निकल रही है, इसका नाम है जास्कर। जास्कर भी किस में जा रही है? सिंधु के अंदर मर्ज हो रही है। उसके बाद ऊपर की तरफ आप देखोगे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक नदी आ रही है जिसका नाम है हुंजा, और गिलगित बाल्टिस्तान का जो नाम आया है इसमें गिलगित जो है वो गिलगित रिवर से नाम से, तो यहां से एक नदी ऐड हो रही है जिसका नाम है गिलगित। तो अगर आप देखोगे तो गिलगित की सहायक नदी है हुंजा, तो दोनों ही नदियां जो है मर्ज होती हैं किसमें? सिंधु में। उसके बाद यहां पर 5 नदियां हैं जिसमें एक नदी आपको दिख रही है झेलम, एक नदी दिख रही है चिनाब, एक दिख रही है रावी, एक दिख रही है ब्यास और एक दिख रही है सतलुज। जब सतलुज की बात करोगे, ये पांचों नदियां बड़ी फेमस है पंजाब की, जिसमें सतलुज की बात करोगे तो देखिए माउंट कैलाश के पास जहां से सिंधु नदी निकलती है उसके साउथ में आओगे तो यहां पर एक झील है जिसका नाम है राक्षस ताल। राक्षस ताल या फिर जिसे हम कहेंगे राकस लेक। इस राकस लेक से सर एक नदी निकलती है जिसका नाम है लांगचेन। लांगचेन, और ये लांगचेन के नाम से आगे बढ़ेगी। इंडिया में सर ये एक दर्रा है जिसका नाम है सिपकिला दर्रा। इंडिया में एक दर्रा है जिसका नाम है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा से ये भारत में हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र से एंट्री लेती है, वहां पे इसका नाम हो जाता है सतलुज, और सतलुज के नाम से ये आगे बढ़ेगी और पंजाब वाले क्षेत्र में आप आओगे तो देखिए पंजाब में सतलुज और ब्यास। ब्यास कहाँ से आ रही है, इनके हम पॉइंट्स देख लेंगे। ब्यास आ रही है रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रे के साउथ से आप देखेंगे ये ब्यास नदी है, और ये ब्यास नदी आकर के मिलती है कहाँ पे? सतलुज से मिलती है ब्यास कुंड के पास, और ये है आपका पंजाब में। और यहाँ पर बेटा एक वेटलैंड्स बनता है जिसका नाम है हरिके वेटलैंड। वेटलैंड मतलब जहां बहुत पानी और थोड़ा दलदली हिस्सा भी हो, हरिके वेटलैंड। हरिके वेटलैंड कहाँ है? पंजाब में। सर इस हरिके वेटलैंड से एक नहर निकाली जाती है यहाँ पे, बड़ी फेमस नहर है जिसको हम लोग कहते हैं इंदिरा गांधी कैनाल। सॉरी, पंजाब से राजस्थान की तरफ जो है एक नहर निकाली गई है जो इंदिरा गांधी कैनाल के नाम से जानी जाती है, इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानी जाती है। और ये इंदिरा गांधी जो नहर है ये समझ लीजिए कि लाइफलाइन है एक तरीके से आज के टाइम पे राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान बड़ा डिजर्टिक इलाका है और रेगिस्तानी भूमि को सींचने का काम जो है ये कैनाल करती है, तो काफी फेमस है राजस्थान के लिए। उसके बाद ये सतलुज नदी आगे बढ़ रही है। अब देखो ये होगी मेन आपकी सिंधु नदी। इस सिंधु में एक नदी निकल रही है पीर पंजाब श्रेणी से जिसका नाम है झेलम। झेलम नदी गई 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 और यहां आकर के झेलम जो है वो मर्ज हो गई किसके साथ?
सिंधु के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे झेलम से मर्ज हो रही है कौन सी नदी? चेनाब नदी। चेनाब नदी जो कहां से आ रही है? पाड़ा लाचा दर्रे से मर्ज हो गई। उसी तरीके से रोहतांग दर्रे के उत्तर से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है रावी नदी, और ये रावी नदी देखिए किससे मर्ज हो रही है? पहले तो ये चेनाब किससे मर्ज हुई? झेलम से। झेलम आगे बढ़ी, झेलम से मर्ज हुई कौन सी? रावी। फिर झेलम आगे बढ़ी और इससे ये जो सतलुज है ये नदी आगे बढ़ी। देखिए सारा पानी आ गया, ब्यास, सतलुज, रावी, चेनाब, झेलम, सबका पानी आ गया और ये आगे आकर के पाकिस्तान में जाकर के मर्ज हो गई। जिस जगह ये मर्ज होती है, मतलब सारी नदियों का पानी पाकिस्तान में जिस क्षेत्र में आकर के मिलता है उस क्षेत्र का नाम है मिठानकोट। मिठानकोट में आकर के सारी नदियों ने पानी डाल दिया, तो इसीलिए मिठानकोट बड़ा फेमस पॉइंट होगा। सहायक नदियां होंगी सारी के सारी। तो ये तो हमने देख लिया कि कौन सी नदी कहां से निकलती है, कौन सा ग्लेशियर्स है। जम्मू कश्मीर के अंदर एंट्री ले रही है, जम्मू कश्मीर में इनकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। गिलगित बाल्टिस्तान से बाहर निकल करके पाकिस्तान में जाएगी। पाकिस्तान में अगर आप देखोगे तो उसकी एक ही नदी है जो पाकिस्तान में एक ही नदी है जो बहुत फेमस है, दैट इज इंडस। और इसलिए पाकिस्तान ने सिंधु नदी पे इतने नहर बना डाले हैं कि बकायदा नहरों का पूरा जाल बिछ गया है, इसलिए पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, कंट्री ऑफ कैनाल। बहुत निकालनी है तो कंट्री ऑफ कैनाल। तो 205 सहायक नदियां हैं। जो 5 सहायक नदियां हैं उन 5 सहायक नदियों में सबसे पहले तो सहायक नदियों पकड़ते हैं किसकी? सिंधु की, जिसमें आप कहेंगे नुब्रा, श्योक। हालांकि नुब्रा श्योक से जाके मिल जाती, नुब्रा श्योक से मिलती है। फिर गिलगित, आप कहोगे कि सर गिलगित से जाकर के हुंजा मिल जाती है, लेकिन अगर हुंजा पूछा जाए तो आप हुंजा को भी आंसर करोगे। फिर बेटा सुरू, जास्कर। काबुल से अफगानिस्तान में एक नदी है काबुल, काबुल का नाम भी उसी के नाम पे पड़ा है, तो काबुल नदी जो है वो भी पाकिस्तान साइड में मर्ज होती है अफगानिस्तान के साथ। तो सॉरी अफगानिस्तान के साथ कह रहा हूँ, सिंधु नदी के साथ मर्ज होती है, तो काबुल। उसके बाद ये 5 नदियां जो भी फेमस हुई हैं आपकी, जिसमें झेलम पहली नदी हो गई, झेलम से नीचे की तरफ आप आओगे तो चिनाब हो गई, चिनाब से नीचे आप आओगे तो रावी नदी हो गया, रावी से नीचे आप आओगे तो ब्यास नदी हो गई, ब्यास से नीचे आप आओगे तो सतलुज नदी हो गई। ये है ऑर्डर, इसी ऑर्डर में अपने को चलना है, उत्तर से दक्षिण की तरफ आप आएंगे, इस ऑर्डर में ही हमें चलना है। तो झेलम नदी जो है इसका ओरिजिन पॉइंट है जहां से ये निकलती है, आप कहेंगे सर वेरीनाग नाम के ग्लेशियर से निकलती है जो कि पीर पंजाल क्षेत्र में है, जम्मू एंड कश्मीर, पीर पंजाल पहाड़ी, जम्मू एंड कश्मीर। चिनाब नदी जो है इसके लिए आप कहोगे कि सर एक दर्रा है बहुत फेमस जिसका नाम है बाड़ा लाचा ला, ये दर्रा मुझे कहाँ मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में। उसी तरीके से एक दर्रा है रावी और ब्यास के लिए, रोहतांग दर्रा। इस रोहतांग दर्रे के उत्तर से रावी, रोहतांग दर्रा के दक्षिण से ब्यास नदी निकलती है। और सतलुज नदी जो है कहां से आ रही है? राक्षस ताल से आ रही है, बोल देते हैं हिंदी में राक्षस ताल और इंग्लिश में रकस लेक। कहां से? तिब्बत से। तो इन 5 में वो नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलुज का, उसका उद्गम भारत में नहीं है। तो अब मैंने आपको फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया में एक टॉपिक बताया था मैदानों का, मैं एक बार पीछे की तरफ जाकर के वो मैदान वाला टॉपिक देखता हूं।
सतपुड़ा आ गए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व आ गया है, कोल माइन आ गया है, ये आ गया है आपका मैदान। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैदान वाले टॉपिक में मैंने ऐसा कुछ बताया था आपको कि सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज के बीच का जो हिस्सा उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? दोआब के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दोआब बहुत फेमस है, जैसे छाछ दोआब, सिंधु सागर दोआब, रेचना दोआब, बारी दोआब, बिच दोआब। तो इसलिए मुझे इस पे दोबारा आने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको रिकॉल कराने के लिए कि इन क्षेत्रों में दोआब वाले क्षेत्र में मिलते हैं। कैसे, ये देखो समझाने के लिए बताता हूं। रावी है, चेनाब है, रावी और चेनाब के बीच का हिस्सा ये वाला, इस हिस्से को ही हम लोग कहते हैं दोआब। समझ में आएगी कहानी? ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये वाला हिस्सा दोनों नदियों के द्वारा जलोढ़ यहाँ पर मिलती होगी, जलोढ़ मिट्टी, इसलिए ये रीजन जो है काफी उपजाऊ होगा। इसी तरीके से ये दोआब हो गया, इसी तरीके से ये दोआब हो गया जो ब्यास और सतलुज के बीच में, तो हम इनको दोआब कहते हैं। ये दोआब हो गया, हम इनको दोआब कहते हैं, ये दोआब क्षेत्र हो। ठीक है, वो मैं ऑलरेडी करवा चुका, तो इसलिए उस पर ज्यादा अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो झेलम नदी, चिनाब, रावी, ब्यास, दोआब हम लोगों ने कर लिया। चिनाब के बारे में थोड़ा समझिए। बाड़ा लाचा दर्रे के उत्तर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंद्रा, और चिनाब बाड़ा लाचा दर्रे के दक्षिण से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागा। चंद्रा और भागा दो नदियां हैं, और वो आगे बढ़ती है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में सर एक जगह है जिसका नाम है टांडा। इस टांडा हिमाचल प्रदेश के रीजन्स में आगे बढ़ती है ये चिनाब के नाम से। तो चिनाब शुरू में चिनाब नहीं है, चिनाब ये है चंद्रा और भागा के नाम से, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर चिनाब को देखूं तो बकायदा यहाँ पर एक ही स्ट्रीम दिख रही है, दो नहीं दिख रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चंद्रा और भागा दो को जोड़ दो तो टांडा नाम की जगह पे ये चिनाब के नाम से आगे बढ़ती है। चलो साहब, ये नदियां जो हैं प्राचीन समय में बड़ी फेमस रही हैं, ये आज से नहीं है, प्राचीन समय से ही है। प्राचीन समय में बड़ी फेमस रही हैं, जिसमें चिनाब का प्राचीन नाम क्या है? इन नदियों के प्राचीन नाम भी पूछे जाते हैं। जिसमें झेलम का प्राचीन नाम है बेटा वितस्ता। तो इसलिए कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो सिकंदर आया था इसने एक युद्ध लड़ा था भारत में, हाइडेस स्पीसीज का युद्ध। ग्रीक लोग जो हैं झेलम को झेलम ना लिख करके उन्होंने अपना ही एक नाम दिया था, हाइडे स्पीसीज। हाइडे स्पीसीज, उस हाइडे स्पीसीज को हम लोग भारत में प्राचीन नाम था उसका वितस्ता, और इसका आधुनिक नाम जो है वो है झेलम। क्लियर? चिनाब जो है इसका नाम है, ये पौराणिक नाम। रावी जो है इसका पौराणिक नाम है पुरुषणी। ब्यास जो है इसका पौराणिक नाम है बिपाशा, और सतलुज नदी का पौराणिक नाम है सतुद्री। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए जिसमें सबसे ज्यादा तो हाइडे स्पीसीज या वितस्ता का ही पूछा जाता है। तो अगर वितस्ता पूछ लिया गया तो औरों के पूछने की संभावना भी बन सकती है। तो ये है डियर जी प्राचीन नाम के हिसाब से। अच्छा सर, ये जो 5 नदियां हैं जो बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, इन 5 नदियों की लेंथ की अगर हम हिसाब से बात करें तो सबसे पहले सतलुज नदी की लेंथ जो है वो सबसे ज्यादा है, लगभग 1450 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है। सतलुज के बाद सतलुज इज ग्रेटर देन दी चिनाब। चिनाब की जो लेंथ है वो लगभग 1180 किलोमीटर के आसपास है अप्रोक्सीमेटली। चिनाब के बाद जो दूसरी नदी आती है वो है रावी, और रावी के बाद आती है झेलम। रावी की जो लंबाई है वो है 725 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली, जबकि झेलम की लंबाई है 720 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली। तो अगर आप देखोगे तो रावी और चिनाब की लंबाई लगभग सेम है। और उसके बाद ब्यास की अगर हम बात करें तो लगभग 425 किलोमीटर या 450 किलोमीटर की रेंज में ये बनी हुई। तो सबसे 5 नदियों में सबसे छोटी नदी है ब्यास। और क्योंकि अगर आप देखोगे तो ब्यास कितने छोटे नेटवर्क में तैयार होती है, और फिर
हरिके वेटलैंड या ब्यास कुंड पे जाकर के सतलुज से मिलती है और हरिके वेटलैंड बनाती है। तो ये है इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहां तक बच्चे कोई दिक्कत हो, दुख, समस्या तो बताइए। चलिए, यहां तक तो कहानी हमारी हो ही खत्म। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। सर देखिए, क्या होता है कि कुछ डैम है, कुछ बांध है जो बड़े फेमस है, जिसमें जो ये 5 नदियां हैं, इनमें ब्यास जो नदी है, इस पे एक डैम है जिसका नाम है पोंग डैम। पोंग बांध। उसी तरीके से सर एक रावी है, रावी नदी पे एक डैम है जिसका नाम है चमेरा डैम। चिनाब नदी के ऊपर सर एक डैम है, बलिहार दुलहस्ती। ये सतलुज नदी पे सर एक बांध है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल, एक तो ये है। दूसरा सर डैम है इस पे नाथपा झाखड़ी। नाथपा झाखड़ी, ये डैम याद रखने अपने को। और यहां पर एक नदी और ऐड कर सकते हो, जैसे कि ये सहायक नदियां हैं। सहायक नदी किसकी? सहायक नदी है ये गंगा की, सॉरी सिंधु की। और इसमें गर्तांग नदी और लिखना है इसमें, गारतंग। और ये है बांध।
भागीरथी नदी पे एक डैम है, टिहरी डैम। सबसे ऊंचा बांध है। तो ये डैम याद रखने भाई, ये इंपॉर्टेंट है। और तो इसमें क्या ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी जो साउथ में प्रायद्वीपीय नदियां हैं, उनसे सवाल पूछने की संभावना देखो ज्यादा होती है। या फिर ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, खासकर ये 5, इन पे जो डैम है, इनके पूछने की संभावना ज्यादा रहती है। बाकी तो कुछ और कुछ खास है नहीं। जांगमो डैम हम देख चुके हैं, वो कहाँ है, ब्रह्मपुत्र नदी पे, तिब्बत के अंदर। और तो इसमें कुछ मतलब ब्रह्मपुत्र पे कुछ खास है नहीं इतना, चाइना में ही है। अब ज्यादा से ज्यादा 2-3 डैम आप देख सकते हो, जैसे कि सुबनसिरी डैम है, बट नाम में ही आ गया तो पूछने की संभावना कम है। दिबांग डैम है, पूछने की संभावना कम है। तो आपसे ज्यादा से ज्यादा ये पूछेगा रंगित डैम। रंगित डैम आप जरूर कर सकते हैं कि एक रंगित डैम है, जो कि अगर मैं जोड़ना चाहूं तो ब्रह्मपुत्र में जोड़ सकता हूं। रंगित बांध कि धनसिरी सुबनसिरी इन पे याद है ही। एक डैम है जो यहाँ पे जांगमू बांध है, जो चाइना में, बेसिकली तिब्बत या चाइना में, बस। इसके अलावा जो है हमने देखे, नेटवर्क देख लिया, कहाँ से कहाँ चलती वो देख लिया, सहायक नदियां देख ली, उनकी इंपॉर्टेंस देख ली। बड़े से बड़े, छोटे से छोटे नेटवर्क में भी हम इन नदियों को कवर कर चुके। अब आखिरी में मुझे इस सिंधु से एक क्वेश्चन बस लेना है कि सर एक बहुत ही फेमस समझौता हुआ था, उस समझौते का नाम है सिंधु जल समझौता, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी भी कह देते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी, ये साल 1960 में हुआ था। इस ट्रीटी के तहत डिसाइड ये हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में नदियों का जो पानी है, खासकर सिंधु जल का, उसको बांटा जाए। क्योंकि पाकिस्तान में तो बड़ा नेटवर्क है नहीं नदियों का, और आज़ादी हुई थी, पाकिस्तान को जरूरत थी, तो उसके लिए संधि हुई थी भारत पाकिस्तान के बीच में, इंडस वाटर ट्रीटी। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग पानी जो इस सिंधु और सिंधु की जो सहायक नदी है, इसके पानी को हम लोग बांटेंगे। तो बटाव में कुछ ऐसा हुआ कि जो टोटल नदी का पानी है, उसका फ्लो जो है, अब जैसे कि नदी है, नदी बह रही है, इस बहाव के हिसाब से 80% बहाव जो है वो पाकिस्तान को मिलेगा, और पानी के बहाव का 20% जो है वो भारत को मिलेगा। तो वो नदियां जो भारत को मिली, सतलुज, रवि, ब्यास, और वो नदियां जो पाकिस्तान को मिली, टोटल फ्लो का 80%, इंडस, चेनाब एंड झेलम। ठीक है, मैं देख लेता हूँ बकायदा, मुझे कोई न्यूज़ कटिंग मिल जाए तो मैं उसको थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा, कोई अच्छी सी कटिंग अगर मुझे मिल जाए तो। चलो ये ले लेते हैं। ओके, थोड़ा सा फेडेड होगा, बट स्क्रीन पे देख रहा हूँ ये सही दिख रहा है मुझे। तो यहाँ देखिए, सिंधु जल समझौते में भारत पाकिस्तान के बीच में जो 1960 में सितंबर के अंदर जो समझौता हुआ, उसके तहत डिसाइड ये हुआ कि जो 3 पूर्व वाली नदियां हैं, देखिए
पश्चिम वाली नदियां कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी सिंधु हो गई, एक आपकी चेनाब हो गई, और एक आपकी झेलम हो गई। तो 3 नदियां पश्चिम की तरफ बह रही हैं, वेस्टर्न रिवर है। तो चेनाब, झेलम और इंडस, याद रख लेना इसको इंडस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, ठीक है? या फिर इस तरह से याद रख लेना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसा याद रखना है रखो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये पानी मिलेगा पाकिस्तान को। और भारत का एक सरबजीत था, सरबजीत यानी SRB, सरबजीत का स्पेलिंग ऐसे शुरू होगा, SARABJIT। तो सरबजीत का सतलुज, रावी और ब्यास, तो जो 3 नदियों का पानी है, जो पूर्ववर्ती नदी है, इस नदियों का पानी का फ्लो जो है वो मिलेगा भारत में। तो ये देखिए 3 नदियां पूर्व की हैं, ये 3 नदियां जो है पश्चिम की। तो पश्चिम वाली पाकिस्तान को, पूर्व वाली जो है वो मिल गई भारत को। तो इससे क्या हुआ कि पानी के फ्लो जो है उसका 80% पानी का फ्लो तो मिल गया पाकिस्तान को, 20% मिल गया भारत को। अब आप कहोगे सर भारत मूर्ख है क्या जो 20% पानी रख रहा है? अरे बेटा पहाड़ों में है आप, पहाड़ों में पानी को डाइवर्ट थोड़ी करोगे, और इनमें तो पानी बहुत ज्यादा होता है, ग्लेशियर से निकल रही है तो पानी में बहाव ज्यादा है, तो आप भी समझते हैं कि दिक्कत होगी। तो इसका मतलब ये है कि हम जो 22-20% है ठीक है, क्योंकि पहाड़ों में हम पानी को डाइवर्ट नहीं कर पाओगे। अब सही ट्रेजेडी हो रही है यहाँ तो सर। अब क्या है, जो पानी पाकिस्तान के पास है या पाकिस्तान को गया, इस पे भारत कुछ नहीं बना सकता, और बनाएगा तो पाकिस्तान के परमिशन के साथ। इसी तरीके से पूर्ववर्ती जो नदियां हैं, इस पे भारत का कंट्रोल है, भारत इस पे कुछ भी करना चाहे कर सकता। लेकिन भारत ने क्या किया, गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या कर दी, कह लो मजे ले लिए, और मजे भी क्या ले लिए, हमें लगता है कि हम कर सकते हैं, हमने कर लिया क्योंकि हमारे हिस्से में। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर एक डैम बनाया गया जिसका नाम है किशन गंगा डैम या नीलम डैम, किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जल विद्युत परियोजना। इस किशन गंगा परियोजना की तरफ जाओगे तो पता चलेगा कि किशन गंगा जो है दरअसल वो एक सहायक नदी है झेलम की, और झेलम पानी किसको मिला है, पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान इस पर आपत्ति जताई कि ना ना तुम परियोजना नहीं ला सकते। फिर वो बोल बच्चे निगरी करेगा। मैंने क्यों कहा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पाकिस्तान के केस में, क्योंकि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा, बोला देखो गई भाई इन्होंने, भारत ने जो है कानून का उल्लंघन किया है, पानी इन्होंने ले लिया, ये कर दिया वो कर दिया फलाना ढिलका। में रिजल्ट आएगा भारत के फेवर में कि नहीं, भारत ने जो किया ठीक किया, अपने हिस्से में वो जो करना चाहता कर सकता है। तो भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान भारत से एक ही बार जीता कश्मीर के मुद्दे में, जो शुरुआती दौर में, उसके बाद वो हमेशा हारा। तो यहाँ भी वो हारा था। तो इस मुद्दे को उसने बहुत ज्यादा सेंसिटिव बनाया था। 2002 की घटना आज की घटना नहीं है। तो मान के चलो कि किशन गंगा परियोजना किस नदी पे है, आप कहेंगे झेलम नदी पे है। तो किशन गंगा जो है आप देखेंगे ये किशन गंगा नदी है, इसे किशन गंगा नदी के ऊपर ही, सॉरी वो झेलम है, इस किशन गंगा नदी के ऊपर ही आप देखोगे यहाँ छोटी सी एक स्ट्रीम जा रही है, उस पे एक डैम बनाया है किशन गंगा या फिर किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम। तो ये पंगा पूछा जाए तो झेलम नदी के ऊपर है। इसके अलावा बेटा अपने को यहाँ पर कुछ समझने की जरूरत है नहीं। इंडस वाटर ट्रीटी हमारी हो गई। अगली क्लास में जब हम आएंगे तो हमारा जो टॉपिक होगा होगा द्वीपीय भारत की नदियां। और इस प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे पहला टॉपिक तो यही पढ़ेंगे कि वो नदी जो पूर्वी प्रवाह है, पूर्वी प्रवाह यानी जो पूर्व की तरफ बहती है, और वो नदी जो पश्चिमी प्रवाह है। तो अगर खुद सोच के देखो, अगर पश्चिमी प्रवाह है तो किस सागर में गिरेगी, अरब सागर में वो अपना पानी डालेगी। और अगर पूर्वी प्रवाह है तो कहाँ अपना पानी डालेगी, बंगाल की खाड़ी में डालेगी। तो इसकी कहानी करेंगे हम कल। आज की कहानी यही खत्म करते हैं बच्चा पार्टी। आशा करूंगा कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा ये सेशन। किसी का कोई डाउट है तो वो अपना डाउट जो है मुझसे पूछ सकता है। तो मैंने जो हिमालय वाली नदियां थी वो मैंने आपको सब करा दी बहुत बढ़िया से, तल्लीन तरीके से। और
डैम भी हो गया, लंबाई भी हो गई, सहायक नदियां भी हो गई, नेटवर्क भी कवर कर लिया, सब कवर कर लिया। किसी को डाउट है बच्चे तो पूछिए। तो एंजॉय करो बच्चा पार्टी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिल देन एंजॉय, 10 विदानिया।